हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है जिसमें आपको डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कब फॉर्म फिल करना है, कब आपका एग्ज़ाम होना है जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। बच्चों, इसी के आधार पर आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हो। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इनपुट देना चाहूँगा कि कोई भी काम जो कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन्ड मैनर में किया जाता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। उसी को ध्यान में रख के एग्ज़ामो प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है अभ्यास DPQ सीरीज़। ठीक है, इसमें बच्चों हम SSC का जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम क्वेश्चंस आंसर के फॉर्मेट में कवर करेंगे। बच्चों, मैं जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट डील करने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट जो है वो सबसे ब्रॉड सेगमेंट है। इसमें आपको हिस्ट्री भी कवर करनी होती है, इसमें आपको ज्योग्राफी भी कवर करनी होती है, इसमें आपको पॉलिटी भी कवर करनी होती है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी कवर करना है, इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करना है, आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। करंट अफेयर्स अपने आप में इतना ब्रॉड है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये 25 क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली आपके SSC के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और ये 25 क्वेश्चंस जो हम एक सेट में जो नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें हर सेगमेंट से क्वेश्चंस लिए गए होंगे। हिस्ट्री से भी, आपके इकोनॉमिक्स से भी, आपसे ज्योग्राफी से भी, आपके केमिस्ट्री से भी, पॉलिटी से, आपके बायोलॉजी से, करंट अफेयर से, हर एक सेगमेंट से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। बच्चों, माई सेल्फ आनंद सर और मैं HBTI कानपुर से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ और मैंने मैंने UPSC प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया है। मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में भी अपीयर्ड हुआ हूँ और मैं पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलो बच्चों, हम अपना पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका ये वंदे मातरम से संबंधित है। आप सभी को पता ही है कि अभी 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अच्छे से। वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1896। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में किसके द्वारा गाया गया था? ठीक है भाई, और आपके ऑप्शन क्या हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं। ये कब गाया गया था? ये 1896। ये तो आपके प्रश्न में ही बोला गया है। और ये किस सेशन में गाया गया था? ये कलकत्ता के सेशन में। जो 1896 में जो INC का सेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे आपके रहमतुल्लाह एम सयानी, ये इसके अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट टाइम इसको इस सेशन में गाया गया था। ठीक है, अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये कब लिखा था? ये इन्होंने 7 नवंबर 1875 की। और उस दिन क्या था आपका? अक्षय नमी थी। और उस दिन आपका अक्षय नमी थी। तो ये जो वंदे मातरम है ये आपका क्या है? ये आपका नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग है ये आपका, नेशनल सॉन्ग। और इसको संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार किया था? इसको स्वीकार किया था आपको 24 जनवरी 1950 को। जैसे आपका नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। तो उसी तरह से नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम को आपका आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। आनंद मठ,
जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था? 1882 में। ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम किस लैंग्वेज में लिखा गया था? वंदे मातरम आपका लिखा गया था संक्रेटाइज बंगाली, संक्रेटाइज्ड बंगाली में। और इसमें आपके कितने स्टांजा हैं? इसमें आपके 6 स्टांजा हैं, 6 स्टांजा। और जो नेशनल सॉन्ग है उसमें आपके 2 स्टांजा लिए गए हैं, इसमें 2 स्टांजा हैं। तो ये आपका, ठीक है। और तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। ठीक है। सरोजनी नायडू कौन है? सरोजनी नायडू आपकी प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने 1925 के कानपुर आईएनसी के कांग्रेस के कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था। पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी एनी बेसेंट थी। और ये प्रथम भारतीय महिला जो आईएनसी की अध्यक्षता इन्होंने की। ठीक है। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये एक मॉडरेट लीडर हैं, आपके मॉडरेट लीडर हैं। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड इज और आर करेक्ट? और आपके स्टेटमेंट क्या दिए गए? इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1972, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई। अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। अब आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, जिसमें ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, और बोथ 1 और 2, और नाइदर 1 और 2। तो जो भारत रत्न जो सम्मान है, ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये आपका। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1972 में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें कोई आपको मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलता है? आपको एक मेडल दिया जाता है और एक आपको सनद दी जाती है। ठीक है, सनद। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं। अच्छा, भारत रत्न जो है वो अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? ये अभी तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, जिनमें से सबसे पहली बार किसको दिया गया था? ये सी राजा गोपालाचारी सीवी रमन, और जो आपके भारत के जो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको ये दिया गया था। अच्छा, भारत रत्न आपका जो यंगेस्ट और जो फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन है, यंगेस्ट एंड फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन, तो ये सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको ये सम्मान दिया गया। सचिन तेंदुलकर का संबंध आपका क्रिकेट से है, तेंदुलकर जिनको। ठीक है, और ये अच्छा, ये भारत रत्न कौन रिकमेंड करता है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है फॉर भारत रत्न। ठीक है, जबकि जो आपका पद्म अवार्ड्स हैं उसके लिए कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सही कालानुसार इनको अरेंज करना है। 3 बैटल दी गई हैं। बैटल ऑफ बक्सर आपको दी गई है, 3rd बैटल ऑफ पानीपत दी गई है, और बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, अब ऑप्शंस आपके दिए गए हैं A B C D, जिसमें ठीक है, अब सबसे पहले ये
जो तीनों घटनाएं, तीनों जो लड़ाइयाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसको इस क्वेश्चन में बनाया है। ठीक है। अच्छा, जो बैटल ऑफ बक्सर होती है कब होती है आपकी? बैटल ऑफ बक्सर आपकी होती है 1774 में। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है कब होती है? ये होती है आपकी 1761 पे। और बैटल ऑफ बांडीवस कब होती है? ये होती है आपकी 1760 में। तो आप बड़े आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है। पहले नंबर पर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब इसका ए रहेगा। अच्छा, अब आपसे पूछे कोई, जो बैटल ऑफ बांडीवस हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? जो 1760 में जो बैटल ऑफ बांडीवस होती है, ये आपकी होती है किन किन लोगों के बीच में? ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी, फ्रेंच कंपनी। ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहे थे? आपके सर आयरे कूट। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर आयरे कूट ने किसको कूट दिया? फ्रेंच को, जिसको लीड कौन कर रहे थे? आपके कॉम्टे डी लिली। ठीक है। तो इसमें कौन जीतता है? आपका विनर कौन होता है? विनर बनते हैं आपके ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और ये जो थर्ड बैटल ऑफ, देखो भारत के इतिहास में 3 लड़ाइयाँ, भारत के इतिहास में 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। ठीक है। और बाबर इसमें जीत जाता है। उसके बाद दूसरी कौन होती है आपकी? जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये अकबर और हेमू के बीच में होती है 1556 में। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये होती है 1761 में। किन किन लोगों के बीच में ये बैटल होती है आपकी? ये बैटल होती है मराठा, एक तरफ मराठा थे और मराठा को लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाई। ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे अफगान को कौन लीड कर रहे थे? आपके अहमद शाह दुरानी। और आउटकम क्या रहता है इस बैटल का? आउटकम रहता है कि भाई इसमें आपके अफगान्स जीत जाते हैं। ठीक है। तो ये मराठाओं के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पे साम्राज्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी उनको। और जो बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर कब होती है आपकी? बैटल ऑफ बक्सर होती है आपकी 1774 में। 1774 में किस किस के लोगों के बीच में होती है? एक तरफ तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन होती है आपको? दूसरी तरफ होती है मीर कासिम होते हैं, जो कि बंगाल के नवाब थे उस समय। दूसरा सुजाउद्दौला और आपके मुग़ल एम्परर जो होते हैं शाह आलम सेकंड। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे आपके मेजर हेक्टर मुनरो। आउटकम क्या रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी विनर बनती है। ठीक है। अब ये विनर बनते हैं तो इनका जो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ही उन्हें बंगाल की दीवानी मिल जाती है, फिर डोयल गवर्नमेंट चालू हो जाती है। फिर तो ये 2 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 इम्पॉर्टेंट बैटल हैं जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारत में पैर जमा लिए थे मजबूती से। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने? B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32।
तो इसका सही जवाब क्या है आपका? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहने का मतलब है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने जो आपके जो मूल अधिकार का हनन हुआ है उसको रिड्रेस कराने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा, और जो आर्टिकल 15-21 से संबंधित है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। इस सारे जो चारों ऑप्शन जो दिए गए, इस चारों ही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। और जो आपका आर्टिकल 21 है, सबसे ब्रॉड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21। यदि सबसे बड़ा व्यापक आर्टिकल यदि कोई आपसे पूछे तो वो आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल की सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई है और इस आर्टिकल के तहत बहुत सारे आपके अधिकार, मूल अधिकार भी शामिल हैं। और जो आर्टिकल 23 से 21 से संबंध है, ये आपका है, ये प्रोहिबिट करता है क्या? फॉरवर्ड करता है या प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार। ठीक है। तो ये आर्टिकल आप जो फंडामेंटल राइट्स हमेशा आप एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से सीख सकते हैं कि भाई इस सवाल का तो जो सही जवाब है वो तो 32 है, बाकी 3 आर्टिकल किससे संबंधित? तो ये 3 आर्टिकल आपके से प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू यील्ड। ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आर्हेनियस के कंसेप्ट के अनुसार, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार एसिड क्या है? तो आर्हेनियस साइंटिस्ट ने एक एसिड की थ्योरी दी थी। उसके अनुसार क्या था कि जो एसिड क्या है, आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या है कि जो H+ आयन देता है। आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है? आर्हेनियस कंसेप्ट सबसे पहले कब दिया गया था? ये आपका दिया गया था 1884 में। ठीक है। तो एसिड क्या है? जो कि गिव्स H+ आयन इन वाटर। ये जो सिद्धांत है ये वाटर पे बेस्ड है। और बेस क्या है? जो कि बेस वो है जो क्या देता है? गिव्स OH- आयन इन वाटर। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के बाद एक कंसेप्ट और आता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या था आपका? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में ठीक है, इसमें एसिड क्या है आपका? एसिड वो है जो H+ आयन गिव्स H+ आयन। और बेस क्या है? जो आपका एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है। और ये थ्योरी कब दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी आपकी 1923 में। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका HCl है और वाटर। ठीक है।
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वाटर H+ आयन रिसीव कर रहा है और Cl माइनस HCl H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये एसिड हो गया, ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यदि हम उल्टा देखें, जब हम इधर से उधर जाते हैं तब ये एसिड है और ये बेस, और जब इधर से इधर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिड और ये बेस। फिर इसके बाद एक और थ्योरी आती है आपकी, इसके बाद आती है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी भी आपकी 1923 में दी थी, जिसमें एसिड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। और बेस क्या है आपका, जो देते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जैसे अमोनिया है आपका, अमोनिया क्या है आपका, लुईस बेस है, और जो BH3 है ये आपका लुईस एसिड है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट एसिड बेस थ्योरीज हैं, जिनको मैंने बहुत डिटेल में आपको इसको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ, ठीक है। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित में किसका समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन क्या है, संसद के उच्च सदन के सदस्यों का बहुमत। बी ऑप्शन क्या है, संसद के उच्च सदन के सदस्यों का बहुमत, ठीक है। और निम्न सदन के सदस्यों का अल्पसंख्यक बहुमत, संसद के निम्न सदन के सदस्यों का बहुमत। तो सही जवाब क्या है आपका, सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। हमारे यहाँ जो सरकार बनती है वो तभी बन सकती है जब आपको लोकसभा, जिसको निम्न सदन बोलते हैं, का बहुमत प्राप्त हो, और वो बहुमत कितना है आपका, 272 सीट, ठीक है, 272 सीट। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ये आप काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक असर्शन दिया गया है और एक रीज़न दिया गया है, ठीक है। अब असर्शन को हम पहले पढ़ते हैं। एस्पिरिन इज यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है एस्पिरिन पॉसेस एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो जो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एस्पिरिन के पास क्या है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्यों, किस वजह से होती हैं, वो होती हैं इसकी, क्योंकि ये आपके प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से रोकता है। तो ये सही जवाब है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो देखो, एस्पिरिन हार्ट अटैक को कैसे रोक पाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनने देता है। जो हार्ट अटैक आपका आता है तो उसमें जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, और एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन क्या करती है, वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, तो इस वजह से वो हार्ट अटैक को रोक लेती है। तो अब आपके जो ऑप्शंस हैं, देखो ये आपका दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, और जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा ए, क्योंकि ए में ही ये प्रोवाइड किया गया है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। what is the target year for the full completion and nationwide rollout of the सुदर्शन चक्र शील्ड, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि सुदर्शन चक्र शील्ड के पूर्ण निर्माण और राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए लक्षित वर्ष क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या है, 2028, 2030, 2035, 2047। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये
जो सुदर्शन चक्र शील्ड है क्या, सुदर्शन चक्र शील्ड है क्या? तो देखो सुदर्शन चक्र जो शील्ड है ये आपको किससे रोक रही है? ये आपको एयर अटैक से रोक रही है। एक शील्ड है जिसका माध्यम से आपकी कंट्री में होने वाले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रोकने के लिए ये बनाया जा रहा है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इजराइल की आयरन डोम है, इजराइल की जो आयरन डोम है, ये उसी तरीके से बनाई जा रही है। तो इसको किसकी लीडरशिप में बनाया जा रहा है? सबसे पहले जो सुदर्शन चक्र शील्ड है ये DRDO की लीडरशिप में बन रहा है, DRDO की लीडरशिप में। और इसको कब हमें अचीव करना है? तो वो टारगेट ईयर है आपका 2035। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा। और इसको अभी रिसेंटली ही 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस मिशन की शुरुआत की थी। चल नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट के आधार पे आपको 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? हैमर इज अ वेपन सिस्टम बिल्ड फॉर द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ से लिए? ये लिए आपके फ्रांस से। ये हैमर एक वेपन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाना? आपका राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और आपका तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक स्टेटमेंट सही है, इसके आधार पे आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी में 1 नहीं है, तो ये हटा दो। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब आपके ए में अब ऑप्शन ए में आपका 1 शामिल है और 2 भी दोनों में शामिल है। तो अब आपको 2 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 इस तरीके से ऑप्शन डिज़ाइन किए गए हैं कि 2 दोनों में ही शामिल है, ठीक है। अब ये आपका ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल आर बिल्ड अंडर अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रसिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और ये जो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मोस शब्द जो है ये किन 2 नदियों को मिला के बनाया गया है? ब्रह्मोस शब्द आपका बना है, इंडिया की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, और रशिया की एक नदी है, कौन सी? मोख्या। इन 2 नदियों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। और एक जॉइंट वेंचर है किसका? इंडिया और रशिया का, ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। स्केल क्रूज मिसाइल इज आल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ठीक है। तो जो स्केल मिसाइल है, जो ये भी फ्रांस की ही मिसाइल है, और इसको फ्रांस तो स्केल क्रूज मिसाइल बोलता है, लेकिन जो यूके है इसको स्टॉर्म शैडो मिसाइल बोलता है इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और आपका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 10th को डिस्कस करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग filed a writ petition that lead to the famous verdict of the Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental rights, ठीक है। तो किसकी रिट याचिका के दौरान किस व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने आपका राइट टू जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप की मान्यता दी, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या है? न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नारिमन, न्यायमूर्ति
के.एस. पुट्टुस्वामी और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी। तो जो पुट्टुस्वामी केस है, जो के.एस. पुट्टुस्वामी केस है आपका, स्वामी केस, ठीक है, ये 2017 में इसको आया था इसका वर्डिक्ट। और इस केस के माध्यम से आपका जो राइट टू प्रिवेसी है, जो निजता का अधिकार है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर्टिकल 21 है, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही लिबरल ढंग से किया और इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है। अच्छा, ये जो के.एस. पुट्टुस्वामी केस है, ये कितने जज बेंच थी? ये 9 जज बेंच थी, ये 9 जज बेंच। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किससे संबंधित है आपका? केशवानंद भारती केस से। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ से आया आपका? बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ से आता है आपका? केशवानंद भारती से। तो ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है, केशवानंद केस। और ये केस कब आता है? 73 में, ठीक है। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है और इसमें देखते हैं कौन सी स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो पीएम जो आपका जो है ना PMAY, ये स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है आपसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना, यू से मतलब क्या है? अर्बन से संबंधित है। टारगेट प्रोवाइडिंग हाउसिंग असिस्टेंस टू 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के माध्यम से 1 करोड़ शहरी परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी से क्या मतलब है यहाँ पे? ग्रामीण। यूजेस, अब ये जो SECC क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा एंड ग्राम सभा वेरिफिकेशन टू आइडेंटिफाई रूरल बेनिफिशियरी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाइड कैसे किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं आपके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पे, और फिर इसको वेरीफाइड कौन कर रही है? ग्राम सभा इसको वेरीफाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनरशिप ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना मस्ट इंक्लूड, देखो यहाँ मस्ट वाली बात है, इंक्लूड द फीमेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड आइदर एज ए सोल और जॉइंट वेंचर। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं उसमें जो ओनर होगा वो महिला ज़रूर होगी, या तो एज ए सोल ओनर हो या जॉइंट ओनर हो, ठीक है। तो ये आपका महिला सशक्तिकरण को इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और आपका जो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आपका स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के माध्यम से ब्याज जो आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी है वो अप टू 1,80,000 तक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें एक कंपोनेंट है इंटरेस्ट सब्सिडी वाला, तो उसमें आपको अप टू मतलब 1,80,000 तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब लागू की गई थी? ये आपका लागू की गई थी, ये इसकी कब स्टार्ट की गई थी? ये
2015 में, 2015 में। इससे पहले एक योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी आपकी ये स्टार्ट की गई थी 1985 में। राजीव गांधी की तब गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया था, इंदिरा आवास योजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं हम। ओके, ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक को आप दो कैटेगरीज में बांटते हो। क्लासिकल म्यूजिक को आप, जैसे क्लासिकल डांस है उसी क्लासिकल डांस है, उसी तरीके से आपका क्लासिकल म्यूजिक भी है। इसको एक तो कार्नेटिक म्यूजिक में बांटते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। एक आपका होता है कार्नेटिक जो साउथ सदर्न रीजन से संबंधित है, और एक हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थ इंडियन से संबंधित, नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? ये है आपका कार्नेटिक म्यूजिक से। तो ये क्या पूछ रहा है? ट्रेडिशनली हु इज ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, तो पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है तैयब राजा, पुरंदर दास, मुत्तुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका सही जवाब है इसका पुरंदर दास। पुरंदर दास को आप क्या मानते हैं? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। बाकी देखो, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ना, तैयब राजा हैं, ठीक है, पुरंदर दास है, मुत्तुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री, ये चारों का संबंध आपका किससे है? कार्नेटिक म्यूजिक से। लेकिन जो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको माना गया है? वो आपका पुरंदर दास को माना गया। ठीक है, अच्छा, एक ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी है, वो आपके किससे मिलकर बनती है? ये आपकी बनती है, एक होती है ट्रिनिटी ऑफ, एक है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये आपकी बनती है किससे? ये आपकी बनती हैं, आपके तैयब राजा इसमें शामिल होते हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितकर इसमें शामिल होते हैं और श्यामा शास्त्री इसमें शामिल होते हैं। ये इन तीनों को क्या कलेक्टिवली हम बोलते हैं? त्रिरत्न ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंस डे? ठीक है, तो भारत के प्रथम सेना कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके ऑप्शन क्या है? SM श्री नागेश, KM करियप्पा, KS थिमैया, KS राजेंद्र सिंह जी। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? इसका सही जवाब है आपका KM करियप्पा। जो आपके जनरल करियप्पा हैं, जनरल करियप्पा ने जो भारतीय फौज की जो कमांड है वो किस दिन ली थी? 15 जनवरी 1949। तो ये प्रथम भारतीय जनरल रहे। तो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो कमान ली थी, वो जो ऑफिस है, जो जनरल का ऑफिस है, वो कब 15 कमांडर इन चीफ का ऑफिस जो है वो 15 जनवरी 1949 को लिया था। इसीलिए हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार करें। ऑप्शन क्या है आपका? साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट, आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर एट द फर्स्ट सार्क समिट और इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, अब देखो, शिमला एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? शिमला एग्रीमेंट आपका साइन किया जाता है 1971 में, जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसके बाद ये शिमला समझौता साइन होता है। तो ये आपका
साइन किया जाता है 1972 में। ठीक है। अच्छा, आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये कब होती है? ये होती है आपकी 2001 में। किन किन लोगों के बीच में? ये होती है आपकी जो उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आपके परवेज मुशर्रफ। तो इन दोनों के बीच में ये होती है आगरा समिट। और साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर एट द फर्स्ट सार्क समिट ये कब होती है आपकी? 1985 में। सार्क समिट मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। तो ये जो दक्षिण एशियाई देश, जो 8 दक्षिण एशियाई देश हैं, ये उनका संगठन है। और ये कब इसकी स्थापना होती है? ये होती है आपकी 1985 में। अच्छा, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये कब होता है आपका? ये होता है 1974 में। बड़े आसानी से अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल क्रमानुसार अरेंज कर सकते हो। ठीक है। तो पहली घटनाक्रम कौन सी होती है आपकी? आपका साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट। तो अब सबसे पहले हम वन इसमें ऑप्शंस में देखेंगे। वन आपका ए में वन शामिल है और सी में भी वन है, बाकी 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरी घटनाक्रम शिमला समझौता के बाद दूसरी घटनाक्रम कौन सी होती है आपकी? भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो आपको ऑप्शन 4। ठीक है। अब बड़े आसानी से आप बता पाओगे कि सी आपका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, जो भारत का जो पहला आपका परमाणु परीक्षण हुआ ये कहाँ हुआ था आपका? ये आपका होता है पोखरण रेंज में। पोखरण जो कि कहाँ है? राजस्थान में। तो 1974 में जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसको क्या नाम दिया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। और ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था आपका 18 मई 1974 को। और उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट आपके बीबी गिरी थे, बीबी गिरी। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके? श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद भारत ने एक दूसरी बार भी आपके न्यूक्लियर टेस्ट किए। वो कब करते हैं भारत? 1998 में। इसको किस नाम से हम जानते हैं? इसको हम जानते हैं ऑपरेशन शक्ति। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन शक्ति। और इसमें आपके टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 11 एंड 13 मई के दिन। और उस समय कौन हमारे देश के राष्ट्रपति थे? KR नारायण राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे आपके? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो PM थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। और इसको किसने लीड किया था उस समय? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रेसिडेंट थे आपके KR नारायण। प्रेसिडेंट आपके कौन होते हैं? KR नारायण। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कथन है? उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
ही प्रिसाइडेड ओवर 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज पास रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कराची में हुआ था। ठीक है, और इसको सरदार पटेल ने ही प्रिसाइड किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ही वॉज पोस्ट ह्यूमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन 1991। ठीक है भाई, तो इनको 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में क्या है, 1 और 2 ही शामिल है। ऑप्शन बी में क्या है, 2 और 3 शामिल है। ऑप्शन सी में क्या है, 1 और 3 शामिल है। और ऑप्शन डी में क्या है, 1, 2, 3 तीनों शामिल है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, डी। अच्छा, सरदार पटेल को आप किस नाम से भी जानते हैं? इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये इन्होंने जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी उनके ये बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इनको, और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्या बोला था, स्टील फ्रेम बोला था। ठीक है, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, पैट्रॉन संत ऑफ इंडिया सिविल सर्विस। तो ये तो इनको कई नामों से हम जानते हैं। और इनका संबंध आपका खेड़ा सत्याग्रह से भी रहा, ये 1918 में होता है। इनको बारदोली सत्याग्रह से भी इनका संबंध है। ठीक है, जो सरदार की जो एक उपाधि इनको दी गई थी, ये कब दी गई थी इनको, जो बारदोली सत्याग्रह होता है आपका, बारदोली, ये कब होता है आपका, ये होता है आपका 1928 में। तो इस सत्याग्रह के माध्यम से जो उस समय इस रीजन की जो महिलाएं होती हैं वो इनको सरदार की उपाधि से नवाजती हैं। ठीक है, और ये आपके प्रथम कौन थे, प्रथम होम मिनिस्टर भी थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। ठीक है, द सेकेंड 5 year प्लान that was called for the establishment of socialist pattern of society was commonly referred to as। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करती है, उसको क्या दूसरे नाम से, आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है, हैरोल्ड डॉमर योजना, महालोनोविस योजना, नेहरू योजना और पीपल्स योजना। उसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब है महाबिलोनिस योजना। ठीक है, तो जो सेकेंड 5 year प्लान है ये कब से कब तक चला? आपका 1956 से लेके 61 के बीच में। ठीक है, और ये क्या समाजवादी पैटर्न को आह्वान कर रहा है। और एक किस पे, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस कर रही थी, हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में जो स्टील प्लांट है आपका राहुल केरा में, दुर्गापुर में, भिलाई में स्टील प्लांट आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। अच्छा, जो हैरोल्ड डॉमर प्लान है ये आपका फर्स्ट 5 year प्लान, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको आप हैरोल्ड डॉमर योजना भी बोलते हैं। और इसका पीरियड क्या होता है आपका 1951 से 56 के बीच में। ठीक है, और पीपल्स प्लान आपका कौन लेके आया था? ये लेके आए थे एम एन रॉय। कब?
1944 में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं हम, 17। ओके, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में है? नंदा देवी, हाँ भाई ये भारत में है। नंगा पर्वत, ये भी भारत में है। ठीक है, अन्नपूर्णा, ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है? आपकी नेपाल में है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ है आपकी? ये भी नेपाल में है। बाकी 3 आपकी कहाँ है? इंडिया में है, ये भी इंडिया में है। अब इसको हमें ऑप्शंस में देखना है, तो ऑप्शंस में देख लो भाई। देखो जहाँ जहाँ 3 शामिल है उसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपका अन्नपूर्णा जो पीक है ये आपकी नेपाल में है। तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब कर पाओगे, सी ऑप्शन। और जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी आपकी नेपाल में है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका क्या कह रहा है? ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइजेज 8 क्लासिकल डांसेस while the Ministry of Culture include छऊ एज अ नाइन्थ वन। तो संगीत, ये क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संगीत नाटक एकेडमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देता है, जबकि जो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, ये छऊ को 9वें क्लासिकल डांस में रखता है भाई। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके बाद क्या है आपका? कथकली यूजेस कलर कोडेड मेकअप वेयर इज ग्रीन पच रिप्रेजेंट नोबेल कैरेक्टर्स और रेड रिप्रेजेंट विलेन। तो जो कथकली है, कथकली क्या है आपका? कथकली आपका एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। ये कहाँ, किस स्टेट में है? ये आपका केरला स्टेट में, केरला स्टेट में। तो इस डांस में कई तरह के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से जो ग्रीन, जो हरा रंग होता है वो अच्छे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर क्या होता है आपका? इसमें अच्छे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रेड कलर है ये ब्लेन, जो गुंडे स्वभाव के होते हैं, जो अकड़ू स्वभाव के होते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम इज अ सोलो डांस फ्रॉम गुजरात। अभी यहाँ हमें ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात, नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल लास स्टाइल एंड वाइट एंड गोल्ड अटायर। तो जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम भी एक क्लासिकल डांस है। ये भी आपका क्या है? क्लासिकल डांस है। और कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये आपका केरला स्टेट से है। ठीक है, केरला स्टेट से, ना कि गुजरात स्टेट से। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। यदि मैं गुजरात की जगह केरला कर दूं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये सोलो परफॉर्मेंस, इसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है और ग्रेसफुल लस स्टाइल और वाइट एंड गोल्ड अटायर में ये परफॉर्म किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 गलत है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? आपका इसमें 1 और 2 शामिल होंगे, तो आपका सही जवाब रहेगा ए वाला, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों शामिल है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 2027 की जनगणना 2 चरणों में आयोजित करने की योजना है, वे कौन से हैं? मतलब वो 2 चरण कौन से हैं भाई देखो, और आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? डिजिटल मैपिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा क्या है? रूरल इनॉमरेशन एंड अर्बन इनॉमरेशन, भाई ग्रामीण जनगणना और शहरी गणना। और तीसरा ऑप्शन क्या है? हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना और जनसंख्या गणना। और ऑप्शन डी क्या है? जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। तो 2027 में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो आपकी
15th सेंसस थी। 2021 में जनगणना होनी थी आपकी, क्योंकि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई, कोरोना, ठीक है। अब ये जनगणना कब हो रही है आपकी? 2027 में। 27 में जो जनगणना है ये 16th सेंसस होगी, और ये कैसी है? फर्स्ट डिजिटल सेंसस भी है। तो इसमें ये जो सेंसस है 2 फेजेस में हो रही है। फेज 1 में क्या है? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगी, और दूसरी जो रहेगी, जो फेज 2 रहेगा, वो आपका पॉपुलेशन इनॉमरेशन होगा, ठीक है, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी। और जो 16 जनसंख्या है, ये कैसी जनसंख्या है आपकी? फर्स्ट डिजिटल सेंसस। और इस जनगणना में हम कास्ट संबंधी आंकड़े भी इकट्ठे करेंगे। ये 1931 के बाद 2027 में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेजर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म इन इंडिया? भारत में प्रमुख उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत किस वर्ष से हुई? और आपके ऑप्शन क्या है? 1985, 1991, 1999 और ये 200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब है 1991। तो जब 1991 में जब पीबी नरसिम्हा राव थे, पीबी नरसिम्हा राव, तब वो पीएम थे, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो इन लीडर्स के लीडरशिप में ये मनमोहन सिंह में आपके जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, और इसको हम क्या बोलते थे? एलपीजी, ठीक है। एल से मतलब उदारीकरण, पी से मतलब आपका निजीकरण, और जी से आपका वैश्वीकरण, ठीक है। ये 1991। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये किससे संबंधित है? ये आपका फिजिक्स से संबंधित है, और ये फिजिक्स में भी किस सेगमेंट से लिया गया है? न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये बिल्कुल सही है, कि जो न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दोगे ना, तो जिस फोर्स से आप दीवार को धक्का दे रहे होगे, उसी फोर्स से दीवार आपको भी धक्का दे रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे क्या पूछा कि दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन, ये दो फोर्सेस किन पे लगते हैं? जैसे कि ये सपोज करो एक पर्सन है, अब आपका, ठीक है, ये इसको एफ फोर्स से धक्का दे रहा है, तो दीवार भी इसको बिल्कुल उसी फोर्स से धक्का देगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, एक एफ इस दीवार पे लग रहा है, सेम फोर्स इस दूसरे बॉडी पे लगा, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, टू डिफरेंट बॉडीज पे, इसीलिए दो फोर्स आपस में कटते नहीं हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 22वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया रैंक्ड 6 इन विच इंडेक्स रिलीज इन 2025 हाईलाइटिंग इट्स vulnerabilities to extreme weather event like flood and heat wave, ठीक है। 2025 में जारी किस सूचकांक में छठे स्थान पर रहा भारत, जो बाढ़ और लू जैसी चरम मौसम की घटनाओं के प्रति उसकी विविधता को उजागर करता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखो ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका
वेदर से संबंधित, वेदर और क्लाइमेट से संबंधित है। अब ऑप्शन डी में क्या है, फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, तो उसको एलिमिनेट कर दो भाई। अच्छा, ये पहले ऑप्शन में किससे बात कर रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, तो उसको भी एलिमिनेट कर दो भाई। हमें तो पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के बारे में बात करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या बनते हैं, बी और सी, और इसका सही जवाब क्या है आपका, बी वाला, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है आपका जर्मन वॉच, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और आपके ऑप्शन क्या हैं, 9 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, 12 महीने और 6 महीने। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, सही जवाब है आपका 6 मंथ। देखो, मिनिस्टर बनने के लिए आपको, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसको अधिकतम 6 महीने तक आप मंत्री पद दे सकते हो। तो ये आप किस आर्टिकल में ये मेंशन है, ये आपका आर्टिकल 75 में आपका जो संसद से संबंध में रहेगा, और आर्टिकल 164 इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर बन सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो, ठीक है। ये दोनों आप इससे बन सकते हो, अधिकतर कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। और 164 के माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हो, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी सदस्य बन सकते हो। अच्छा, मंत्री बनने के लिए मतलब जो प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकसभा का ही सदस्य बनना पड़े, आप राज्यसभा के भी सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। और आपके ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट था क्या। एक होता है कम्युनल इलेक्टोरेट और एक होता है क्या आपका जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट जो कि हम अभी फॉलो करते हैं। तो इस कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या सिस्टम था, कम्युनल इलेक्टोरेट में जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का व्यक्ति, मतलब जो मान लीजिए इसमें क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आज जैसे जो होती है जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कोई भी समुदाय का सदस्य क्यों ना हो, जो चुनाव में खड़ा होता है वो उसमें वोट कर सकता है। लेकिन जो कम्युनल इलेक्टोरेट में था, कम्युनल इलेक्टोरेट में को रिलीजन या अलग एथनिसिटी के आधार पे ही वोटिंग होती थी इसमें, ठीक है। तो इसको कब लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था 1909 के अधिनियम के माध्यम से।
और इसको क्या बोलते थे, ये अधिनियम किस पे आधार था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म पे, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो 1909 में इसको लागू किया गया। इसके बाद जो दूसरे एक्ट आते हैं, 1919 वाला जो एक्ट आता है उसको सबसे पहले ये मुस्लिम्स के लिए लागू किया गया, फिर ये इस वाले एक्ट में क्या मुस्लिम्स पे लागू किया गया था, फिर ये दूसरी समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो विटामिन बी वन को थायमाइन भी कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। भाई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन बी वन को आप थायमाइन भी बोलते हो, थायमाइन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन डी को आप क्या बोलते हो, कैल्सीफेरॉल। जब आप ये दवा लें तो आप देखना इनको कैल्सीफेरॉल, मार्केट में कैल्सीफेरॉल के नाम से आपकी विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रैकेट। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज कोबेलामीन। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, ये यहाँ गलत हो जाता है। विटामिन B12 को आप क्या बोल रहे हो, विटामिन B12 आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कोबेलामीन। लेकिन इसकी वजह से आपका स्कर्वी डिसीज नहीं होती है। स्कर्वी डिसीज किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से। विटामिन B12 की कमी से क्या होती है, आपकी नर्वस डिसीज हो जाती है बहुत तरह की। स्कर्वी आपकी विटामिन सी की वजह से है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब देखो ऑप्शन ए में क्या है, ओनली 1 और 2, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अच्छा, विटामिन शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। देखो विटामिन आपके जो है ना, इनको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। विटामिन शब्द का मतलब है, विटामिन शब्द का है वाइटल, विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था फंक ने। ठीक है, ठीक है। और इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है फैट सॉल्युबल, और दूसरे कौन से हैं आपके, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपके फैट सॉल्युबल में कौन कौन से शामिल होते हैं आपके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल में क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब आपके वाटर सॉल्युबल की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन का सही जवाब ही नहीं खोजना है। सही जवाब तो हम खोजेंगे ही खोजे, उसके साथ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी हमें देखनी है। हमें ये भी देखना है कि भाई दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत हुए। ठीक है, और उससे संबंधित कंसेप्ट की भी हमें कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करना है। तो बच्चों ये पैटर्न हम इस सीरीज़ में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आप प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस तरीके के सेगमेंट के क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।